नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए अनफिल्टर्ड माइंड्स के बेहतरीन सेशन में। सोचिए, क्या कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, किसी बड़े शहर का मौसम अपनी मर्जी से बदल सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना? लेकिन जब इसी सवाल के साथ बिल गेट्स का नाम जुड़ जाता है, तो ये एक वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे, सच को झूठ से अलग करेंगे और उस साइंस को समझेंगे जिसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्च 2026 की बात है, जब सोशल मीडिया पर यही एक सवाल आग की तरह फैल गया। दिल्ली में अचानक तेज बारिश हुई और देखते ही देखते इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर का हाथ होने की बातें होने लगीं। लेकिन इस चौंकाने वाले दावे में आखिर सच्चाई थी कितनी? कहानी कुछ ऐसी थी। वायरल वीडियोस में दावा किया जा रहा था कि ये कोई मामूली बारिश नहीं, बल्कि बिल गेट्स के पैसों से चल रहे गुप्त प्रयोगों का नतीजा है। लोगों को यहाँ तक कहा गया कि वे इस जहरीली बारिश से अपने बच्चों को दूर रखें। देखिए, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें टेक्नोलॉजी थी, रहस्य था और एक अरबपति का नाम था। मतलब इंटरनेट पर वायरल होने का परफेक्ट फॉर्मूला। लेकिन विज्ञान जो है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा था। भारत के मौसम विभाग यानी आईएमडी ने साफ साफ कहा कि दिल्ली की बारिश 100% कुदरती थी। इसकी वजह था एक पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये एक तरह का तूफान होता है जो मेडिटेरेनियन सागर से अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आता है। तो मतलब ये कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल, थोड़ी तेज मौसमी घटना थी। तो ठीक है, अगर बारिश नेचुरल थी तो फिर बिल गेट्स का नाम इसमें घसीटा क्यों गया? ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, इसके पीछे दो बहुत अलग अलग साइंटिफिक आइडियाज को लेकर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बिल गेट्स का नाम मौसम को कंट्रोल करने से जुड़ता ही क्यों है? ये सवाल हमें एक सिंपल फैक्ट चेक से कहीं आगे, साइंस, फंडिंग और पब्लिक ट्रस्ट की दुनिया में ले जाता है। और इसका जवाब छिपा है उन प्रोजेक्ट्स में जिन्हें गेट्स सपोर्ट्स तो करते हैं, लेकिन शायद वो वैसे हैं नहीं जैसा ज्यादातर लोग उन्हें समझते हैं। और ये रही सारी गड़बड़ की जड़। लोग अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक ही समझ लेते हैं। पहली है वेदर मॉडिफिकेशन, जिसे हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। इसका मकसद होता है किसी छोटे मोटे इलाके में बारिश करवाना। और दूसरी है सोलर जियो इंजीनियरिंग, जो पूरी की पूरी धरती को ठंडा करने का एक थ्योरेटिकल तरीका है। दोनों का मकसद अलग, स्केल अलग और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही अलग है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना इस पूरी बहस की चाबी है। एक टेक्नोलॉजी तो दशकों से इस्तेमाल हो रही है, जबकि दूसरी अभी भी काफी हद तक सिर्फ कागजों पर है और बहुत ज्यादा विवादों में भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। इसे आप एक लोकल जुगाड़ की तरह समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी 1940 के दशक से चली आ रही है। इसका मकसद होता है किसी खास एरिया, मान लीजिए किसी शहर या पहाड़ों पर जो बादल पहले से मौजूद हैं, उनसे थोड़ी और बारिश या बर्फ गिरवा लेना। ये मौसम बनाना नहीं, बस उसे थोड़ा सा बूस्ट देना है। और दूसरी तरफ है सोलर जियो इंजीनियरिंग या एसआरएम। ये एक बहुत बहुत बड़ा और कई ज्यादा खतरनाक आइडिया है। ये लोकल बारिश के बारे में नहीं है, ये पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर कम करने के बारे में है। थ्योरी ये है कि हम वायुमंडल के बहुत ऊपरी हिस्से, स्ट्रेटोस्फीयर में छोटे छोटे कणों का छिड़काव कर दें, ताकि वो सूरज की कुछ रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने के बाद होता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दोनों टेक्नोलॉजी के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ क्लाउड सीडिंग है, जिसका मकसद लोकल है, जो बादलों के लेवल पर होती है और एक जानी पहचानी टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ एसआरएम है, जिसका मकसद ग्लोबल है, जो बहुत ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में काम करती है और अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। दिल्ली वाली अफवाह इन्हीं दोनों को मिलाकर बनाई गई थी। तो फिर बिल गेट्स इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं? वो क्लाउड सीडिंग में नहीं, बल्कि सोलर जियो इंजीनियरिंग से जुड़ी रिसर्च में शामिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे विवादित उदाहरण है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट, जिसका नाम था स्कोपेक्स। स्कोपेक्स, ये नाम याद रखिएगा। यही नाम इस पूरी बहस के सेंटर में है। ये था तो एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसने दुनिया भर में इतने बड़े नैतिक और सामाजिक सवाल खड़े कर दिए कि बिल गेट्स खुद इस विवाद के बीचों बीच आ गए। बिल गेट्स का एक फंड है, फंड फॉर इनोवेटिव क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च या FICR।
इस फंड ने जियो इंजीनियरिंग से जुड़ी अलग-अलग रिसर्च के लिए करीब $8.5 मिलियन दिए हैं। ये फंडिंग सीधे तौर पर गेट्स के पर्सनल फंड से आती है और एस्कोपेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स को यहीं से सपोर्ट मिला था। तो स्कोपेक्स का असली मकसद क्या था? क्या ये वाकई सूरज को ब्लॉक करने या बारिश करवाने का एक्सपेरिमेंट था? नहीं, इसका मकसद बहुत ही लिमिटेड था। ये बस ये समझना चाहते थे कि अगर स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ कण छोड़े जाएं तो वो फैलते कैसे हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल कंप्यूटर मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए होना था, ताकि साइंटिस्ट्स एसआरएम के संभावित खतरों और फायदों को बेहतर तरीके से समझ सकें। और स्केल की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था। स्कोपेक्स में 2 किलोग्राम से भी कम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि साधारण चौक का पाउडर छोड़ने की योजना थी। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये मात्रा एक नॉर्मल हवाई जहाज हर मिनट में जितने पार्टिकल्स छोड़ता है उससे भी कम है। लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के सिंबोलिज्म ने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस प्रोजेक्ट का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 2017 में शुरुआत हुई, लेकिन 2021 में एक बड़ा मोड़ आया। स्वीडन के जो मूल निवासी हैं, सामी लोग, उन्होंने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि एक बहुत जरूरी टेस्ट रद्द करना पड़ा। और आखिर में लगातार सामाजिक और राजनीतिक दबाव के चलते हार्वर्ड ने मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ये कोड उस विरोध की आत्मा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बात सिर्फ साइंटिफिक खतरों की नहीं थी। इंडिजिनस एनवायरमेंटल नेटवर्क जैसे ग्रुप्स के लिए ये एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक मुद्दा था। उन्हें लगा कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, एक पवित्र संतुलन को भंग करने जैसा है। तो सवाल ये है कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसका मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना था, आखिर बंद क्यों हो गया? इसका जवाब साइंस में नहीं, बल्कि समाज में और हमारी वैल्यूज में छिपा है। सीधी सी बात है, सामाजिक और नैतिक विरोध बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। सामी परिषद से लेकर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ग्रुप्स तक एक बहुत मजबूत गठबंधन बन गया था, जिसका तर्क था कि दुनिया इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए अभी तैयार नहीं है। विरोध करने वालों के 2 मुख्य तर्क थे। पहला था मॉरल हैजर्ड, मतलब अगर हमें लगने लगा कि हमारे पास क्लाइमेट को ठीक करने की कोई जादुई गोली है, तो क्या हम असल मेहनत यानी प्रदूषण कम करना बंद कर देंगे? और दूसरा सवाल था कंट्रोल का। ये कौन तय करेगा कि धरती का थर्मोस्टेट किस तापमान पर सेट होना चाहिए? ये टेक्नोलॉजी कुछ देशों या अरबपतियों को हमारे ग्रह के भविष्य पर एक बेमिसाल ताकत दे सकती है। तो स्कोपेक्स तो भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसने जो सवाल उठाए हैं वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस गहराएगा, सोलर जियो इंजीनियरिंग पर बहस कम नहीं होगी, बल्कि और तेज होगी। तो लब्बो लुबाब ये है, दिल्ली की बारिश एक अफवाह थी। बिल गेट्स का पैसा मौसम बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक थियोरेटिकल ग्लोबल कूलिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए था। वो रिसर्च इतनी विवादित निकली कि सामाजिक विरोध के कारण उसे बंद करना पड़ा। और सबसे जरूरी बात, इन ताकतवर टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा, इस पर ग्लोबल बातचीत तो अभी बस शुरू ही हुई है। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो पूरे ग्रह पर असर डाल सके, तो ये फैसला लेने का हक किसे मिलता है कि उसका टेस्ट कब, कहाँ और कैसे किया जाए? ये एक साइंटिफिक सवाल से कहीं ज्यादा है। ये हमारे साझे भविष्य के बारे में एक गहरा मानवीय सवाल है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।